क्लासेस कंप्लीशन कीजिए, क्योंकि आज पूरा कर लो। दो तीन क्लास लगी हैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और जो भी रहता है तुम लोगों का। पिछले क्लास 3-4 लग गई, ठीक है, मतलब उसमें बोल दिया था लगा, तो लगातार ये हफ्ते शायद लास्ट क्लास भी होगी, सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर लगेगी भी नहीं, भी ध्यान रखना। तो अभी तुम्हारा एक्सरे रहता है, करंट का टॉपिक देखा जाए तो सिविर की इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट वाला पार्ट रहता है। कम्युनिकेशन रहता है। ये है कि और कुछ है? बोलो। तो चलो इसे कंप्लीट कर लो। तो आज हम आपको एक्सरे के पॉइंट समझा देते हैं। एक्सरे अपने बुक में निकालो पहले आप लोग, आपके बुक में होगा एक्सरे, निकालिए। देखो कहाँ पे दिया हुआ है एक्सरे, एटम में दिया होगा देखो, या डुअल नेचर में दिया, कहीं तो दिया होगा। सर न्यूक्लियर में। अच्छा, एक्सरे न्यूक्लियर में दिया हुआ है। सर एक सेकंड, मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर में। एटम्स में होगा, कह रहे तो एटम्स में होगा। पेज नंबर बता दो बच्चे। 80। अच्छा, डुअल नेचर कंप्लीट हो गया था। डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ वगैरह में दिक्कत तो नहीं है? एटम होता है जब इलेक्ट्रॉन हाथ से और उसी में सब चीजें होती हैं। ठीक, तो देखो एक्सरे में कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जिसे आप पढ़ लो। जैसे एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ क्या होगा, लगभग उनके आसपास। तो ये पॉइंट है कि वेवलेंथ कितना होता है। नाम रखने के पीछे कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक्सरे रख दिया तो रख गया। बनाएंगे कैसे, टाइप क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो टाइप होती है, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एंड हार्ड जो नाम रखा गया है ये एनर्जी के हिसाब से रखा गया है। एनर्जी कम है तो सॉफ्ट एक्सरे नाम रखा गया है, ज्यादा एनर्जी है तो हार्ड एक्सरे नाम रख दिया। कम तो सॉफ्ट, ज्यादा तो हार्ड। एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो हार्ड एक्सरे होगी, या लैम्डा जिसकी कम होगी वो हार्ड एक्सरे होगी। आगे और भी नाम रखा गया, लेकिन ये तो एनर्जी के हिसाब से सॉफ्ट एंड हार्ड बोलते हैं। प्रोडक्शन कहीं न कहीं से बेस्ड ऑन देखो एमिशन स्पेक्ट्रम है। जैसे अगर किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा तो फोटोन निकालेगा, राइट। हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फोटोन निकालेगा, और वो फोटोन की वेवलेंथ है वही एक्सरे वाली होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा तो कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हायर से लोअर आएगा। अब हाइड्रोजन तो है नहीं कि आप एनर्जी दे के हायर पे ले गए फिर लोअर पे आएगा। किसी इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर लाने के लिए पहले अंदर वैकेंसी तो बनानी पड़ेगी ना। सारे ऑर्बिट तो फील्ड है, कोई हाइड्रोजन लाइक एटम्स इसमें नहीं लेते हैं। इसमें कोई भी एटम हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम लेते हैं, हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम लेते हैं। एंड हायर एटॉमिक नंबर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारे खाली रहेंगे, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठे रहेंगे। तो आपको इन
इनर ऑर्बिट में पहले तो वैकेंसी बनानी पड़ेगी, समझे आप? वैकेंसी बनाओगे तभी तो ऊपर से नीचे कोई आएगा। अब वैकेंसी बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे इस ऑर्बिट में, उसे हटाना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो जाएगा यहाँ से। मतलब एक तरह देखा जाए एटम को आयोनाइज करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें चाहिए। अब इस एनर्जी को देने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके लाते हैं, समझे? इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, इससे कोलाइड करेगा, और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी जब ज्यादा होगी तभी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे पाएगा और इसको यहाँ से हटा पाएगा। जैसे एनर्जी आप 13.6 देंगे, यहाँ से एस्केप कर जाएगा, एस्केप करेगा, फिर इसमें वैकेंसी बनेगी, फिर हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए ऊपर से नीचे आएंगे। पहले तो आप वैकेंसी बनाओ, वैकेंसी बनाने के बाद हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, फिर जो जंप करेंगे तो उसमें जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगी वो बाहर आएगी। ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, ये प्रोसेस में कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि लगातार एनर्जी इसमें बाहर आती रहेगी, बीच बीच में आएगी। जब जंप होगा तभी तो आएगी। थोड़े टाइम के लिए सडनली मिलती है, इसके बाद खत्म हो जाती है। परमानेंट एक्सरे नहीं मिलेगी आपको, ये एक्सरे सडनली मिलती है फिर खत्म हो जाती है। करेक्ट, सडन मिलेगी खत्म हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि अब हम ये भी इलेक्ट्रोसाइड में पढ़े थे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सलरेट या डी एक्सलरेट करें, अगर चार्ज पार्टिकल को हम डी एक्सलरेट करें या उसको एक्सलरेट करें कॉन्टिन्यूसली, तो भी ईएम वेव बनती है। तो अगर हम इसको, इसकी स्पीड को डिक्रीज करते रहते हैं, स्पीड डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, यहाँ जो वेव फॉर्मेशन होगी, जो यहाँ से ईएम वेव बाहर आएगी, वो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आएगी और इसकी वेवलेंथ एक्सरे से मैच करती है, इसलिए इसका नाम एक्सरे रखा जाता है। और कंटिन्यूसली होगा, इसे नाम कंटिन्यूअस एक्सरे रख देते हैं। तो दो चीजें समझ आ गई कि एक तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के लाना, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को हटाना, वैकेंसी बनाना, हायर से लोअर लाना, एनर्जी निकालना। पहला प्रोसेस भी समझ आया। दूसरा है किसी चार्ज पार्टिकल को लगातार इसकी स्पीड घटाना या बढ़ाना। तो दो तरह की एक्सरे यहाँ बनेगी, एक होगा कंटिन्यूअस एक्सरे, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, दो तरह की एक्सरे होती है, एक कंटिन्यूअस होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर से जान लो, हम इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी देंगे बाय सम पोटेंशियल, तो हमने इलेक्ट्रॉन को ईवी पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। वी पोटेंशियल है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो ये मल्टीपल कोलिजन करता है, कोलाइड करता रहता है बार बार। किससे कोलाइड करवाए? कोलाइड विद एटम एंड इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। कोलिजन होते जाएंगे, स्पीड घटती जाएगी, एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है। करेक्ट, इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो ये यहाँ से जो वेव बाहर आएगी उसका नाम होता है कंटिन्यूअस एक्सरे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है,
लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम का मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला एक्सरे। तो भाई लैम्डा जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है कि नहीं? लैम्डा स्मॉल, एनर्जी हाई। हाईएस्ट एनर्जी अगर लेनी है तो लैम्डा सबसे छोटा होना चाहिए। तो hc बाय लैम्डा ये है एनर्जी ऑफ एक्सरे, किसकी? कॉन्टिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी है। और ये लैम्डा को अगर आप कम से कम रखना चाहते हो तो ये समझ लो कि आपको राइट हैंड साइड जो एनर्जी दे रखे हो इलेक्ट्रॉन को, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि एक ही कोलिजन में पूरी एनर्जी खत्म हो गई। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक बार कोलिजन हुआ तो इसकी एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो गई। मतलब टोटल एनर्जी लॉस्ट इन सिंगल कोलिजन, टोटल एनर्जी लॉस्ट इन सिंगल कोलिजन। वन टाइम कोलिजन हुआ, वन टाइम कोलिजन में पूरी एनर्जी इसने वेस्ट कर दिया। तब पूरी एनर्जी एक्सरे में जाएगी और एक्सरे की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लैम्डा सबसे छोटा होगा। अदरवाइज प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है कि एक कोलिजन में सारी खत्म हो जाए, वो मल्टीपल कोलिजन बहुत सारे करता है। तो लैम्डा एक नहीं मिलता, लैम्डा बाकी लैम्डा इससे हायर मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी, बाकी लैम्डा इससे हायर मिलेगी। कंटिन्यूअस एक्सरे समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन को हम कोलाइड कराते हैं लार्ज एटॉमिक नंबर एलिमेंट से, देन मल्टीपल कोलिजन होते हैं। इन एवरी कोलिजन स्पीड इसकी डिक्रीज होती रहती है। और अगर आप ये मान लो कि एक ही कोलिजन में पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेस्ट हो गई, खत्म हो गई, मतलब पूरी एनर्जी वो एक्सरे में आ गई, तो लैम्डा सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बाकी जो कि एनर्जी कम होगी मतलब लैम्डा उसमें कुछ मिलेगा। तो ग्राफ के फॉर्म में आप देखिए, यहाँ आप लिखना इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, नॉट एनर्जी ऑफ एक्सरे, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं होगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एक्सरे, नंबर ऑफ रेज, जो ग्रुप ऑफ रेज है उसमें कितनी रेज आ रही है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे का मतलब होता है नंबर ऑफ रेज, ओके, इट इज नंबर ऑफ रेज। और यहाँ पर आप सबसे पहले पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये लैम्डा मिनिमम है। क्या है ये? मिनिमम लैम्डा है, इससे कम लैम्डा मिलेगी नहीं। आगे जैसे जैसे आप जाओगे लैम्डा घटेगा, पर लैम्डा बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो लैम्डा हमारा कम होता है, बढ़ता जाएगा, एनर्जी कम होती चली जाती है। ओके, एनर्जी डिक्रीज। तो ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, बीच बीच में थोड़े पीक आएंगे। अब पीक, ये पहले पीक ज्यादा होगा, ये चीज अपने आगे वाला पीक ज्यादा ऊपर कर दिया है, शार्प कर दिया है, इसको थोड़ा कम लिया है। अब अभी ये हमें क्लियर करना पड़ेगा, याद मुझे नहीं है कि पहले वाला ज्यादा पीक होगा दूसरे वाला ज्यादा पीक होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मतलब पीक की हाइट जो हमने डिसाइड की है छोटी बड़ी, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेना है, रैंडमली नहीं लेना। तो ये जो लैम्डा मिनिमम है, क्या फॉर्मूला बनाया था हमने अभी? hc अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज, एंड द वैल्यू ऑफ hc बाई e, दिस इज 12,400 इन एंगस्ट्रॉम। वोल्टेज अगर गिवन है डायरेक्ट आप इसमें डाल के वेवलेंथ लिख Which सकते हो। is the best डायरेक्टली आप वेवलेंथ athlete? कर
क्लियर हुआ आपको? लैमिनार में समझ में आ गया? आइए पीक के बारे में समझाता हूँ। पीक्स आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं। बीच बीच में सडन जो एनर्जी आती है ना, करेक्ट से आपको आप नॉर्मल रहते हैं, बीच में कभी कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है ना, तो ये बीच में जो पीक जो दिखा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं। अभी क्या होती है इसको समझो। जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जाएगा और किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट से, ग्राउंड स्टेट वाले से, फर्स्ट वाले से, थर्ड वाले से, किसी से भी कोलाइड कर सकता है। सपोज आपने ग्राउंड स्टेट से कोलाइड कराया, तो ग्राउंड से जैसे कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, ये भी गया, वो भी गया, यहाँ बन गई वैकेंसी, के में वैकेंसी बना दिया। किसी भी हायर से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। चांस तो ज्यादा एल वाले से रहेगा कि ज्यादा आएगा, एल से आ सकता है। अगर ऐसे मेरे पास 10 एटम होंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादातर एल से के वाले की होगी, बट हो सकता है कि एम वाला भी आ जाए, एन वाला भी आ जाए, बट ज्यादा चांस होंगे के वाले। के में एल पड़ोस में तो जल्दी आएगा। अब ये देख लो कि जितने ज्यादा ऑर्बिट भरे होंगे, K11 जितने ऑर्बिट भरे होंगे, उतनी ज्यादा रेज बाहर आने के चांस बनेंगे, ज्यादा एनर्जी वाली रेज आएगी, ऐसा चांस बनेगा। जैसे आप सपोज एल से के में आता है एंड एम से के में आता है, किस केस में एनर्जी ज्यादा होगी? एम से के वाले में। अरे भाई, इसकी एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर होती है, इसकी एनर्जी -3.4 जेड स्क्वायर होती है, इसकी एनर्जी -1.51 जेड स्क्वायर होती है। आपको याद है ना, -0.85 जेड स्क्वायर आर। ये सारी एनर्जीज हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट। अब अगर मान लो सपोज करो कि एन से के में आएगा, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया? आप किसी वैकेंसी क्रिएट करो, पहली बार पर्पज है कि हम ज्यादातर हमारी भरी होनी चाहिए ऑर्बिट, जितने भरे होंगे रेस उतने ज्यादा बनने के चांस रहेंगे। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा तो ढेर सारा प्रोटॉन भी होगा, ढेर सारे प्रोटॉन भी इसके अंदर भरे होंगे। इसके अंदर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो गया, वैकेंसी बनी, बाकी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो ये उसको अपोज करेंगे, बाकी इसको अपोज करेंगे, ये खींचेगा। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आना है केवल, भैया एम वाला एल खाली थोड़ी है कि आपको प्यार जाने देगा, बीच में ये हर्डल है। ये आप एम और एन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट वाला के में जाए, इसलिए हम चाहेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन भर जाएं, और अगर कोई अपोज भी करेगा तो भी उसको जल्दी से खींचे, जितना जल्दी अंदर आएगा उतनी ज्यादा चांस ऑफ रेज बनेगी। इसके फार्मूला आप देख लो, क्या फार्मूला देख लो। तो आप लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ, देख रहे क्या चला गया? पहले तो के सीरीज देखो, के सीरीज में किसी हायर से आप के में आएंगे, जैसे लाइमन सीरीज बनाते थे वैसे। फर्क क्या है, लाइमन बामर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, वही ऊपर जाता था फिर नीचे आता था। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी ऑर्बिट भरी होंगी, वैकेंसी बनाओगे तो उसके हायर वाला अंदर आएगा। बेटा देख ले मैं कितना अच्छा हूँ। किसी हायर से के में आना, मुझे देखता कितना बढ़िया मेरा भैया, बात मान ले एक बार में बोल दिया।
एल वाला एनर्जी माइनस कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि एल से के में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके, एल ऑर्बिट से के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो एनर्जी बाहर जाएगी ये एनर्जी होगी एच इंटू न्यू ऑफ के अल्फा। जैसे किसी हायर से एम से के में सपोज आ रहे हो, अब एम से के में अगर आओ, के से हमने एम टू के अगर आना है, एम ऑर्बिट से के ऑर्बिट, तो के की एनर्जी में से एम के एनर्जी माइनस करनी, के ऑर्बिट की एनर्जी से एम ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करनी। एच न्यू, इसे आप बोलेंगे के बीटा एक्सरे। क्या बोलेंगे? के बीटा एक्सरे। जैसे के ऑर्बिट से एन ऑर्बिट में आ जाओ, हमने मैग्नीट्यूड लिया इसलिए मैं के में से माइनस कर रहा हूँ। ये के गामा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के गामा है। लिख लो इसे, लिखो। चलो क्या आगे समझ आया? चलो एल सीरीज देखो, एल सीरीज, एल सीरीज अगर आप एल सीरीज में देखो, किसी भी हायर से एल में आना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से एल में आएगा। ठीक है, अब एल के एनर्जी में से मैग्नीट्यूड लेना आप, क्योंकि हमने ज्यादा में से कम वाले माइनस कर रहे हैं, हम साइन नहीं देख सकते। जैसे एल में है इसलिए हम एच ऑफ न्यू एल अल्फा बोले। जैसे एन से एल में आ जाओ, एच टाइम्स ऑफ न्यू ऑफ एल बीटा एक्सरे। ऐसी बहुत सारी ऑर्बिटल बना सकते हैं। अब इसमें यहीं से एक चीज सीख लो, मुझे बताओ कि किसका न्यू ज्यादा होगा, के अल्फा का के बीटा का? जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे, देखो एल से अगर के में इलेक्ट्रॉन आएगा, एम से के में आएगा, एन से के में आएगा, जितनी बड़ी लाइन होती है ना बेटा उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। पता आपको नहीं पता है? जितनी बड़ी लाइन उतनी ज्यादा एनर्जी। नहीं, बात नहीं बनी। जिसको ग्राउंड स्टेट में आ रहे हो ना, इतनी बड़ी ये लाइन देखिए, ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन और बड़ी है। अब इस वाले की एनर्जी कितनी होगी? 13.6 माइनस 3.4। इसकी कितनी होगी? 13.6 माइनस 1.5। ये बात नहीं समझ में आ रही क्या? जितनी बड़ी लाइन से ज्यादा एनर्जी है। अरे जहां से जंप करके जाएगा उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ही तो एनर्जी बाहर आएगी। यस सर।
नई इतनी बड़ी चीज हमने बता दी है, इतनी बड़ी लाइन में ज्यादा एनर्जी। जैसे आपको मान लो लाइमन सीरीज की बात कर, काइंड ऑफ लाइमन ही है और क्या। लाइमन सीरीज में अगर पूछा जाए सबसे कम एनर्जी वाले बताओ कैसे निकालोगे, तो कहाँ से कहाँ जंप करोगे? इनफाइनाइट से के में जाओगे या एल से के में जाओगे कम एनर्जी के लिए? सेकंड से वन में जाएंगे। और पूछा जाए कि लैम्डा मिनिमम किस में मिलेगी? लैम्डा मिनिमम इंफिनिटी से के। हिल गए सारे। एनर्जी ज्यादा होगी लैम्डा मिनिमम होगी नहीं होगी? हाँ सही थे, करेक्ट। तो लैम्डा मिनिमम मतलब हायर एनर्जी। हाई एनर्जी का मतलब सबसे बड़ी लाइन। लैम्डा कम एनर्जी ज्यादा, सबसे बड़ी लाइन। इनफाइनाइट से के में जाएंगे तो लैम्डा मिनिमम मतलब हायर एनर्जी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मिलेगी, लैम्डा सबसे कम मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट हैं, इसको अपने हिसाब से बना लो। ये सब तो एक बार याद कर लो, सालों साल याद रहते हैं। तो अगर हम न्यू की बात करें तो देखो ये के बीटा का न्यू ऑफ के बीटा विल बी ग्रेटर देन न्यू ऑफ के अल्फा। अब तो क्लियर है ना लाइन? बोलो, फ्रीक्वेंसी के बीटा की ज्यादा होगी देन के अल्फा। और अगर फ्रीक्वेंसी के बीटा की ज्यादा होगी तो लैम्डा किसकी ज्यादा होगी भाई? अल्फा वाले की। लैम्डा कम हो जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा में लैम्डा कम हो जाएगी। लैम्डा के बीटा कम है देन लैम्डा के अल्फा। मतलब जो पीक हम बना रहे थे यहाँ लैम्डा है, देखो आगे जाने से लैम्डा बढ़ेगी। लैम्डा इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। अगर मैं पूछूं कि के अल्फा के बीटा में किसकी लैम्डा ज्यादा होगी तो क्या बताएंगे आप? लैम्डा ज्यादा मतलब एनर्जी कम। के अल्फा का लैम्डा ज्यादा होगा। हाँ, के बीटा की एनर्जी ज्यादा थी देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। आप देख लो, इतना लिख लिया करो 2 लाइन। फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा ग्रेटर होगी देन फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, सो लैम्डा ऑफ के बीटा विल बी लेस देन लैम्डा ऑफ के अल्फा। तो पहले ये देखिए, के बीटा एक्सरे है, ये वाली की अल्फा एक्सरे है। पहले अल्फा आएगी पहले बीटा आएगी, क्लियर हो गया? अब हम पीक की बात कर लें। पीक किसका बड़ा छोटा हम बनाना चाहिए? तुम्हें पीक का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे का मतलब नंबर ऑफ रेज। नंबर ऑफ रेज, रे के नंबर ज्यादा कब होंगे? रे के नंबर तब ज्यादा होंगे, मतलब इंटेंसिटी तब ज्यादा होगी जिसकी जैसे हमने कहा ना कि आप 4-5 एटम ले लो, 3 एटम ले लिया, सभी में के में हमने वैकेंसी बना दी। हर एक में जा के हमने के में वैकेंसी बना दी। अब चांस है कि पड़ोस में तो एल बैठा हुआ है, सबसे पहले ही भरने के लिए आएगा। ये देखिए जल्दी आया, ये आया, ठीक है। 11 एटम में एम वाला भी आएगा। अगर आपके पास रेस हैं बहुत सारी तो उसमें मेजोरिटी ज्यादातर किसकी होगी? के अल्फा वाली होगी, है कि नहीं? के अल्फा की मेजोरिटी ज्यादा होगी, पीक के अल्फा का ज्यादा। ग्राफ में जब जाएंगे पीक जो होगा हमारा, के अल्फा का पीक ज्यादा होगा लाइन के बीच। पीक उसका ज्यादा होगा जिसमें ज्यादातर रेस अंदर आएंगे वैकेंसी भरने के लिए, और वहां से रेस बाहर जाते हैं।
कॉन्सेप्ट बना लो, बन गया हम लोग कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक। ये तो रहा फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन। यही से रिलेशन और भी बना लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा एक्स रे इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्स रे प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा एक्स रे। देखिए ऐसा हो रहा है क्या? तो इसको प्रूव करने के लिए हम एनर्जी ले लेंगे, के बीटा की एनर्जी पर लिख लेते हैं। क्या एनर्जी थी? इट इज के ऑफ एनर्जी ऑफ के ऑर्बिट माइनस के एनर्जी ऑफ एम ऑर्बिट। ये था के अल्फा की एनर्जी, सॉरी के बीटा की एनर्जी। एंड के अल्फा की एनर्जी थी, नहीं की, ठीक, अल्फा की एनर्जी थी ई के माइनस ऑफ ई एल। अल्फा की एनर्जी में एल में आना पड़ता है, किसी भी हायर से एल में आना पड़ेगा, अल्फा मतलब रोसी से आना पड़ेगा, ई एम को माइनस करने पड़ेंगे। अब देखो अगर हम इनको ऐड करेंगे, ई के माइनस ई एम आ जाएगा, नहीं आएगा? देखिए आया नहीं। तो याद रखना आप, जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है के बीटा एक्स रे की, ये अल्फा ऑफ के एंड अल्फा ऑफ एल दोनों के सम करके आती है। आ गया समझ में? अरे बोलो ना यार, तो सिंपल सी बात थी, क्लियर हो गया होगा ये। यस सर। नहीं तो मैं फिर समझा दूँ। ऐसे देखो, के लैम्डा ऑफ के बीटा, लैम्डा उल्टा रिलेशन भी ऑब्जेक्टिव में दिख जाता है। यहाँ क्या हुआ, एटम में भी ये चीजें पूछ लेते हैं वो, ये तो एटम में भी बन जाएगा रिलेशन, हाइड्रोजन आएगी एटम में भी रिलेशन बन जाएगा, एक्सरे में भी बन जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल एक बनाई थी, किस साइंटिस्ट ने बनाए थे? नई वाली पीरियोडिक टेबल, क्या नाम, कौन सा, क्या फॉर्मूला होता है उसका? हेनरी मोजले ने बनाई। हाँ, मोजले लॉ। एस इज इक्वल्स टू के जेड माइनस बी। हाँ, मोजले लॉ। उन्होंने क्या किया था कि फॉर्मूला दिया था, रूट न्यू इज इक्वल टू घड़ी मार लग रहा है ना, ए जेड माइनस बी। घड़ी मार लग रहा है ना, सोच चला जाता ए एंड बी कांस्टेंट नहीं होते, है ना, साइज में वो ओनली फॉर पर्टिकुलर रेट। पैसे ले गया, कैसे हैं, पैसे ले गया सब, रोल नंबर लगा रही है ना, मैं रोल नंबर के पैसे ले गया, सोयल भी इतना होता है इसलिए अब रोल नंबर क्या लगा लगे, रोल नंबर दे दिया सब है, जो भी जिम मारने आ गया। पर्टिकुलर रे के लिए कांस्टेंट होती है, ओवरऑल कांस्टेंट नहीं होती है, पर्टिकुलर रे के लिए कांस्टेंट होती है। वही देना, वही जो भाग रहे थे ना, कहीं नहीं आया उसका ब्लड कार्ड लगा पुना है, डेफिनेट रे देखेंगे उसके लिए कांस्टेंट वो 20 एनर्जी की बात करवा दो ना, ऐसा ना हो सकता। रूट न्यू ए रोल नंबर दिया रखे थे बहुत पहले से ही, बहुत पहले की बात ना, 20 का अपना बात कर लेंगे, अपना जा सकता है तो 20 में भाई, हम ज्यादा पैसे देख रहे, 20 ने फिर बताओ क्या कर रहा था, 20 ने एक 5-6 महीने के एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था, 20 गए ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती है ये वाली ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होती है, तो रेस बीच बीच में केस आ रहे थे कि बीच आ रहे थे, भगा दिए सोइलर जिम में सब ग्राफ वगैरह बना लेते हैं, रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ, 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 रूट न्यू एंड जेड का
मैं साइज में बता दूंगा, हमने पहले Z तो जीरो होता नहीं है किसी भी एलिमेंट के लिए, Z जीरो तो आप ले नहीं सकते हो, तो नेगेटिव में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, Z अगर B कभी इक्वल हो गया तो न्यू जीरो हो जाएगी। की विधन जाता हो न्यू जीरो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। वो उधर कौन सी में बैठना है पूरा ले लिया है तो ग्राफ वहाँ बनेगा नहर पर वाली। यही वाली में सारी में ना बैठता हूँ। नहर वाले तो बहुत दूर है यहाँ से। एक न्यू Z का एक ग्राफ बन गया। स्लोप देखिए, Z का मल्टीपल क्या है, A है, Z का कोफिशिएंट A है, तो अगर आप स्लोप देखेंगे स्लोप बताएगा A gives A, 2 दिन यहाँ जाएगा, 2 दिन कहीं और, 2 दिन एथलीट तो में स्लोप होगा tan थीटा A बताएगा, बाबा लगा हुआ है कोफिशिएंट ना ऑफ Z A ऐसा बताएगा। कर रहा है हर जगह मार रहा है। ये एक पर्टिकुलर एक लिए कांस्टेंट होता है। हफ्ते में एक दिन जाकर हूँ बस अब। हफ्ते में एक दिन जैसे आपसे केएल जब तक ले हो सके। जैसे क्वेश्चन में डाल दिया फाइंड ये अब यहाँ से देखो ना, अगले हफ्ते वहाँ पे जाएंगे जिम में, जब कुछ ना बोलेगा ना साइज में वो बोलते ट्रायल लेना है और के अल्फा एक्सरे। आपको के अल्फा एक्सरे की ए और बी वैल्यू बतानी है। आज कुछ कह रहा हूँ तेरे से नया हाँ इसलिए रोल नंबर ना मिला तुझे। तो के अल्फा में आ जाइए। के अल्फा के लिए सबसे पहले तुम इस इक्वेशन को छोड़ो तो अपनी रेडबर्ग वाली नई वीडियो इक्वेशन डालूंगा, नई वीडियो डालूंगा। अब मैंने सब लगा लिया भाई, 20 से 21 सेकंड की वीडियो डाले ना तो ही चले। जितने बार ज्यादा फॉलोअर्स होते रहे ना तो जब मिले ज्यादा बड़ी वीडियो डालने का फायदा है ना ऋतिक हैं। Z हाइड्रोजन में नहीं लेते, बाकी में और तो स्टोरी पे लेना लगा पड़ता दूंगा सर यूट्यूब स्टोरी पे। लैम्डा को कर देंगे C by न्यू। पापा भेजते यहाँ बताना क्या इतने बढ़िया चीज़ है ना सर, बढ़िया ना भाई सब में आपको कोई भी ना आए सारी स्टेशन में यहाँ 1 यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4, so this is 3 R C over 4 Z square is equal to न्यू। पहले ये क्वेश्चन लिख लो, इतना लिखो ऐसे। अभी हमारा कुछ तो आ गया है, कुछ रहता है, फॉर्मूले से हर चीज नहीं आएगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन लाइक में और इसमें क्या फर्क है। मतलब रूट लगा लेते हैं फिर बताते हैं क्या फर्क है। ये तो आ गया ना, H3RC/4 नहीं इंटू Z, ये तो आ गया आराम से। बच्चा हमारा बी डायरेक्ट नहीं आता है। हाइड्रोजन लाइक इसमें फर्क जब समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइए मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा और पीछे ले जाना पड़ेगा डेरिवेशन पार्ट। जब हम लोग लाइवर बामर सीरीज के लैम्डा निकालते हैं तो एनर्जी डराइव करते हैं। एनर्जी डराइव करने के पीछे हम लोग फोर्स के क्वेश्चन बनाए थे। फोर्स के क्वेश्चन में यह है कि भाई मान लो न्यूक्लियस के अंदर Z चार्ज है, तुमने K ऑर्बिट में एक वैकेंसी बना दी, ठीक है। अब L ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को खींचना है। L ऑर्बिट के थोड़ा सा अंदर आके गॉसियन सरफेस बना लो। इस गॉसियन के अंदर चार्ज कितना है, Ze -E, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो बचा होगा ना ऑर्बिट में, एक ही तो आपने अट्रैक्ट भगा दिया, एक तो ऑर्बिट बचा हुआ, एक वैकेंसी बना दिया, एक तो वैकेंसी स्टिल पड़ी हुई है। तो ये इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन बैठा ऑर्बिट में वो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो चार्ज का इफेक्टिव चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाता है।
तो अब जो फोर्स लगेगा ZE माइनस ई का, उसके हिसाब से अगर डेरिवेशन आप करने जाओगे 1/λ में करेक्शन करने पड़ते हैं। जो RZ स्क्वायर कर दिया ना, वो RZ माइनस 1 का स्क्वायर आता है। Z माइनस 1 ई वगैरह तो R में ले लिया ना डायरेक्ट। सिर्फ आप देखो कि Z माइनस 1 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन अपॉन Z R Z1 होल स्क्वायर। तो Z माइनस 1 समझ आ गया। मैं पूरा डेरिवेशन ही कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रियलाइज आपको करा रहा हूँ कि Z माइनस 1 वहाँ क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक नहीं है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को तूने खटका के भगा दिया, वही अंदर आएगा। उसको स्क्रीन करने वाला वहाँ कोई पहले से प्रेजेंट नहीं है। बट हाइड्रोजन लाइक में इलेक्ट्रॉन बाकी ऑर्बिट में बैठे में पहले तो थोड़े ना आने देंगे, तुम्हें वो अपोज करेंगे। तो फाइनल इक्वेशन आ गई, जो रूट न्यू वाला इक्वेशन है। ए क्लियर हो गया, √3r/4 फॉर पर्टिकुलर गैस एक्स-रे। बी की वैल्यू हो गई 1। बी इज 1। आज मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है, क्या हमने खा लिया है। तो हम जरा एक गिलास पानी पी के आते हैं। अब आप पैकेज निकालो, अभी एक्सरे पर जो बचे हुए क्वेश्चंस ना कर लेंगे। आइटम पैकेज निकालो। बच्चों चलो आइए इसको देख लीजिए पेज। जरा आप काम करो और इससे छोटी बड़ी देख डालो, इसमें छोड़ो मत कुछ।
तो पहले इसको देख लेते हैं, एक्सरे वाला पार्ट। किसमें है? एटम वाले में ना। कौन सा पेज बता रहे तुम लोग जिसपे था ये? फिर अरे भूल गए क्या? फिर 80। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई आपको। ओरिजिन ऑफ एक्सरे, मोस्टली लॉ समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ, मैं 83 नंबर पेज देखो। मैं 83 पे बात कर रहा था कि अल्फा के बीटा दोनों के लिए वैल्यू ऑफ ए एंड बी कांस्टेंट नहीं होती। 1 तो दोनों के लिए एक ही होगी, बिकॉज स्क्रीन तो आपने न्यूक्लियस देखिए, अगर के अल्फा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन तूने के से हटाया था, और जबकि अल्फा एन ऑर्बिट में जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी एक ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेगा। तो दोनों के लिए जो Z-1 था वो देखिए कांस्टेंट है फॉर बोथ के अल्फा एंड के बीटा, बस स्लोप अलग अलग है। के बीटा का स्लोप ज्यादा है, के अल्फा का स्लोप ज्यादा, मतलब इनके ए डिफरेंट है। वाई एक्सिस पर रूट ऑफ न्यू लेना है, यहाँ आपको जेड लेना है। स्लोप अलग इसलिए है बिकॉज के अल्फा में तो तुमने 2 से 1 में आए थे, के बीटा में तुम 3 से 1 में जाओगे तो 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर चेंज हो जाएगा, तो उसका स्लोप बढ़ जाएगा। ये एक चीज, ये चीज ध्यान रखना। एंड पेज नंबर 84 निकालो जरा, 84। 84। चलिए, तो ये चीज सीख लो जरा, एब्जॉर्प्शन और एमिशन में क्या होता है कि देखो, दो तरह के चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। जैसे मान लो कोई भी एटम, देखो कोई भी एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट में होता है, जो आप जानते हो ग्राउंड स्टेट में होता है। ये स्टेबल होगा, ग्राउंड स्टेट में पड़े रहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। बाहर से एनर्जी जब आप देंगे, इस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके किसी भी हायर ऑर्बिट में जाते हैं, किसी भी हायर में जाते हैं। ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्टार्ट हमेशा आपको कहाँ से करना है? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट करना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्टार्ट हमेशा आपको ग्राउंड स्टेट से करना होता है। ऑर्बिट नंबर 1 वहां से शुरू करना है, किसी भी हायर में जाना। क्लियर हुआ जी? ग्राउंड से जंप करके किसी भी हायर स्टेट में आपको जाना। तो ये चीज मैं आपको दिखा भी दूं, ये एटम एक्सरसाइज है ना, इसकी न्यूक्लियर बननी है एटम वाली। ये चीज आप देख भी लो। जैसे 31 नंबर पेज नंबर निकालना जरा, 9 मेरे साथ कनेक्टेड रही जरा और देखते रहिए आप। 91 पेज निकालना, 91 नंबर। 91 में देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में बहुत सारे रेज बनी है, तो सब एमिशन स्पेक्ट्रम है, जिसमें जितने भी देख रहे हैं आप एमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर इसमें मुझे एब्जॉर्प्शन एमिशन की कॉमन लाइन देखनी हो तो कौन सी लाइन, एरो नहीं, एरो की डायरेक्शन में देखना, एनर्जी वाइज देख के एब्जॉर्प्शन एमिशन में कौन सी लाइन दोनों में दिखेंगे। तो एमिशन तो किसी भी हायर से ग्राउंड नीचे की तरफ होते हैं, किसी भी हायर से नीचे की तरफ एमिशन होता है। फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम। ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस गिवन है। Which of the following spectral lines will also occur in the absorption spectrum? तो 1, 2, 3 एग्री हो तुम लोग कि नहीं हो? यस सर। अरे एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड से ही अपर तक होता है, ग्राउंड से किसी भी हायर पे जाओगे एब्जॉर्प्शन। ऑलवेज फ्रॉम ग्राउंड टू एनी हायर स्टेट, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है।
बीच में इसका पॉइंट, ये यहाँ बताना था जो यहाँ भी दिख रहे थे आप अभी। ओके, अब आ जाइए पेज उस पे। तो एब्जॉर्प्शन हमने करा लिया है, हमने एच न्यू एनर्जी दिया, देने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे चला गया है अभी। बट हम फोटॉन देना बंद नहीं करते, फोटॉन अभी भी आ रहे हैं। फोटॉन्स को, आने वाले फोटॉन्स बंद नहीं हुए, वो इनकमिंग फोटॉन तो आ ही रहे हैं। अब ये कितना देर ऊपर रुकेगा, ये कितना देर ऊपर रुकेगा? थोड़े टाइम के लिए रुकेगा। क्यों? ये यहाँ कितना देर रुकता है? -8 सेकेंड के लिए रुकता है। इसके बाद रिटर्न आता है। जब रिटर्न आएगा, ये भी तो एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ये भी तो बाहर निकालेगा। अरे भाई, जब ये हायर से लोअर आएगा तो जो भी एनर्जी लेके गया था उतना एनर्जी एमिट भी तो करेगा। और पीछे जो फोटोन आ ही रहा था, वो जो पीछे जो फोटोन आ ही रहा था, जब अपर से लोअर आएगा इसमें स्पॉन्टेनियसली एक फोटोन बाहर आएगा। इससे जो फोटोन बाहर आएगा वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। फिर से समझ लो, पहले लोअर पे था, एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन हायर पे गया, बात खत्म। अब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकता है, रुकने के बाद जब रिटर्न आएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी को बाहर निकालेगा। ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये हमारे स्पॉन्टेनियस एमिशन की कैटेगरी में सेकंड वाला पॉइंट आया। अब थर्ड में क्या करना, देखो थर्ड में ये एनर्जी देना बंद नहीं करते, एनर्जी देते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं। मतलब तुम्हारे फोटोन तो आगे जा ही रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल पर गया, फिर रिटर्न आएगा। जब जब रिटर्न आएगा ये भी अपने फोटॉन्स निकालेंगे। हमारा फोटोन भी पीछे से आ रहा था, फोटोन तो बहुत सारे आते रहते हैं, सोर्स हम बंद थोड़ी नहीं करेंगे। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन वाले फोटॉन्स हैं और जो ये वाले फोटॉन्स हैं, सारे इसमें ऐड हो गए। ऐड होके बहुत सारी एनर्जी आगे जाएगी और ये है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसमें दो फोटोन है, पीछे से आ रहा था, एक ऊपर से नीचे जंप किया हुआ आया। नाउ वी हैव टू फोटोन। दोनों फोटोन अगर एक साथ ही चले तो जिसमें फोटोन आया उसी समय एग्जैक्टली एक साथ चलना शुरू कर दे, सेम फेज में हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो पहले वाली एनर्जी जो आ रही थी प्लस ये जो एनर्जी आई स्पॉन्टेनियस वाली, दोनों ऐड होंगी। ऐड होकर ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। ये लेज़र का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर लेज़र काम करता है। तो आपको स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस समझ आया क्या है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो अभी पिताजी तुम्हें खिला रहे, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और आप यहाँ से आपको हायर लेवल पर आप चले गए, बट पिताजी की अभी एज है, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, सर्विस अभी करे जा रहे हैं, पिताजी के पैसे तो आ ही रहते हैं। अब तुम जब हायर लेवल पे जाओगे एब्जॉर्ब करके पूरी जिंदगी, भाई 25-28 साल तो एब्जॉर्ब करोगे तुम, और 28 साल बाद जब कुछ कमाने लायक हो गए तो तुम भी तो अपने पैसे निकालोगे। तुम्हारे जो पैसे थे और इनकी देखो ऐड होके ज्यादा एनर्जी होगी, पर ध्यान है तुम्हारा पैसा इनका पैसा सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए, सेम फेज में हो, इसी तरह से हो, तो क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी भी नहीं आया? है तो यार 24 बच्चे हैं हमारे, अच्छे वाले पढ़ने वाले भैया। आदित्य, अंजलि, आस्था, आयुष कुमार,
किसके नंबर अच्छे आए थे अभी सेकंड टेस्ट में? फर्स्ट में आयुष ददेजा तुम्हारे या आयुष कुमार सिंह? किसके नंबर थे अभी रैंक थे अंडर 10 सेंटर में? FS2 FS1 किसकी थी रैंक? क्या आयुष में थी? सर मेरी थी आयुष दुडेजा। अच्छा चलो गुड, और इम्प्रूव करो। आए थे पहले में गिर गए थे, दूसरे में थोड़ी इम्प्रूव की है। मेरे को अच्छे ज्यादा